तो चुनाव तो सातवें चरण के लिए अब अग्रसर है, प्रचार किया जा रहा है सातवें चरण के लिए, लेकिन छठे चरण का रण जो है वो कल सजेगा और इसमें बाजी कौन मारेगा इसी पर सबकी नजर भी रहेगी। 292 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, कल 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, तो इस पर बातचीत करेंगे। दरअसल कल यूपी में छठे चरण की लड़ाई है, यूपी का रण यानी आखिरी फेज में पहुंच चुका है। कल पूर्वांचल की 57 सीटों के चुनाव में 676 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और आम जो जनता है वो अपने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए घरों से बाहर निकलेगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 चरणों का मतदान खत्म हो गया है और अब लड़ाई अंतिम 2 चरणों की बची 111 सीटों की है। यूपी चुनाव के आखिरी 2 चरण दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। राजनीतिक दलों के बीच जारी जुबानी जंग के साथ साथ लुभावने वादों का दौर जारी है। मतदाता उलझा नजर आ रहा है, खासतौर पर पूर्वांचल में जहां अति पिछड़ों की संख्या अधिक है। 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में सत्ता की दशा और दिशा का फैसला अब पूर्वांचल के सियासी संग्राम से तय होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार प्रसार भी थम गया और अब वोटिंग की बारी है। छठे चरण में यूपी के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 676 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी किस्मत का भी फैसला होना है, जो गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश का रण, पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग, दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान, तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग, चौथे चरण में 59 सीटों पर मतदान, पांचवें चरण में 61 सीटों का रण, छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग, तो सातवें चरण में 54 सीटों की लड़ाई। 5 चरणों में अब तक हिंदू मुस्लिम कार्ड पर चुनाव चला और अपनी अपनी जातियों की गोटियां फिट की गई, लेकिन अब प्रचार प्रसार में विशुद्ध रूप से राम मंदिर, हिंदू अस्मिता और अगड़े पिछड़े जैसे मुद्दे चलेंगे। ब्राह्मण वोट की अहमियत दिखेगी और क्षत्रिय, निषाद, राजभर, कुर्मी, मौर्य जैसी जातियां आगामी चरणों के नतीजे तय करेंगी। मैंने सपा के नेता से पूछा, मैंने कभी इतना काम हम कर रहे हैं, हमने कर्ज भी माफ किया, किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, आखिर तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? तो मुझसे बहस करने लगे, कहने हमने विकास किया है। मैं कहा कहां तुम्हारा विकास है? तो कहते हैं किताब किया है। मैंने कहा बोलो कौन सा है, एक तो गिनाओ। कहा हमने कब्रिस्तान का विकास किया, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कराई है। उनका विकास केवल कब्रिस्तान तक दिखाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का विकास हर गांव और हर घर तक दिखाई देता है। गरीबों के घर बने। छठवें में तो निकाल ही रहे उनकी भाप। बताओ, सातवें चरण में जौनपुर वाले उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, जब जौनपुर में आएंगे तो अपने आप भाप निकल जाएगी उनकी। ये मान लें कि जौनपुर की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, नेता, कार्यकर्ता शांत पड़े हैं, जौनपुर के लोगों ने उन्हें मौनपुर में बना दिया, बिल्कुल मौन बना दिया उन्हें। अंतिम 2 चरणों के चुनाव में कड़े मुकाबले के आसार हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी दिख रही हैं। खास बात यह है कि चुनाव से स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। राजनीतिक दल भी इससे परहेज कर रहे हैं। कोई राष्ट्रवाद और आतंकवाद के जरिए पूर्वांचल फतेह की तैयारी कर रहा है, तो कोई जातिगत जनगणना, आवारा पशुओं को ढाल बनाकर कुर्सी हासिल कर लेना चाहता है। विपक्ष जातीय समीकरण को भुनाने में जुटा है, तो बीजेपी राष्ट्रवाद और आतंकवाद के जरिए पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है, लेकिन किसी भी दल की राह आसान नहीं दिख रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल में किसका दांव सफल होता है और कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो कल 57 सीटों पर वोटिंग होगी आपके विधानसभा क्षेत्र में। कल अगर वोटिंग हो रही है तो आप जरूर निकलिए, मतदान कीजिए और वोटिंग से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देख पाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो छठे चरण के रण के लिए तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंक दी थी, चुनाव प्रचार किया और कल मतदाताओं की बारी है, वो अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभेंदु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जावेद अहमद नेता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं और अभिनव पांडे हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। अभिनव, जल्दी से बता दीजिए कि इस फेज में जहां पर 10 जिलों की 57 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, इसमें अगर पिछले 5 फेज से अलग चुनाव प्रचार को लेकर के मैं सवाल पूछूं तो कुछ अलग देखा आपने, अलग दिखाने की कोशिश हुई, जताने की कोशिश हुई राजनीतिक दलों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर इस 5 चरण के बाद अगर छठे चरण के चुनाव के प्रचार को आप देखिए तो इसमें जो है यूक्रेन का मुद्दा भी शामिल हो गया। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं जहां पर इस समय खड़ा हूं गोरक्ष पीठ में, मेरे ठीक पीछे आप ये मंदिर देख सकते हैं और ठीक जो है बाएं हाथ पे वो जगह देख सकते हैं जहां खुद इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। इसको लेकर जो है टारगेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी है कि गोरखपुर का असली गढ़ यही कहा जाता है और गोरखपुर के इस गढ़ में 57 सीटों को, जो उत्तर प्रदेश में जो 57 सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसमें पिछली बार देखिए तो 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी खाते में थी। तो ऐसी सूरत में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इस बात पे। और चुनाव प्रचार में आपने देखा कि किस तरह से हर हथकंडे अपनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कल आपने देखा कि हमले का उन्होंने आरोप लगाया, संघमित्रा ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बाकायदे उन्होंने श्राप के तौर पर दिया कि मैं चाहती हूं कि बीजेपी जो है वो हार जाए। इस तरह के जो है अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक ने अपनी ताकत झोंक दी और यहाँ का पूर्वांचल की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस बात को हो जाता है कि आप देखिए तो कई ऐसे दिग्गज हैं जो इस बार चुनावी मैदान में इस 7वें छठे चरण में, और इसके बाद जो है फिर सीधा बनारस आप जाएंगे और बनारस में बाकायदे प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो भी करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल जो मतदान होने हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को उस पीठ का दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से देखिए ये गोरक्ष पीठ है, यही वो मंदिर है जहां से कि उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो यहां से चलती है। चूंकि यहाँ के महंत है योगी आदित्यनाथ और यहीं से जो है गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सांसद पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जो जीत का आंकड़ा है वो हर बार जब लोकसभा लड़ते थे तो उसमें बढ़ता जाता था। अब विधानसभा में कितना जीत का आंकड़ा होता है और यहाँ गोरखपुर की जो जनता है वो उनको कितने मार्जिन से जीत दिलाती है, ये आज जरूर दिलचस्प होगा देखना। जी बिल्कुल शुभेंदु अवस्थी साहब, ये बड़ा सवाल है कि एक बेटी जो आपकी पार्टी की सांसद है उसे अपने पिता के लिए क्यों कहना पड़ा कि मैं तो कामना करती हूं कि बीजेपी हार जाए, ये स्थिति क्यों आई साहब? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भाजपा में है और उन्होंने जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा था तब उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं। तो ये पारिवारिक समाजवादी जो लोग और समाजवादी लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग परिवारवाद से निकल नहीं पाते ऊपर। कभी दिखाने के लिए वो जो कुछ कहना चाहते हैं तो वो कहते ही हैं। आपने सुना ही होगा 1 महीने में ऐसा क्या हो गया जो समाजवाद परिवारवाद से समाजवाद की बात करने वाले पूरे देश के साथ में जुड़ी हुई हूँ, भाजपा के साथ रहूंगी, पिताजी हमारे गलत हैं, ऐसा सब उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। आपके चैनल पर डिस्कशन में भी एक दिन था जब वो उन्होंने शिफ्ट किया था। तो अब उन्होंने अपने पिताजी की हालत देखी और उनको लगा कि ये कहीं हार रहे हैं तो इनके लिए भी तुलना कर ली जाए, कहीं ना कहीं लोगों से रिक्वेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कर रही है वो। उनका अपना दायित्व अपना पिता का एक बेटी को जो निभा रही है वो निभाना चाहिए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, कल डिम्पल जी ने भी एक बात कही कि ये स्तर कितना नीचे चला गया। वो कह रही है कि जो जंग का कलर होता है वो कलर हमारे सीएम पहनते हैं। बेवकूफों वाली बातें करते हैं जब ये लोग। यदि केसरिया कलर को जिसको लेके हमारा हिंदू समाज पूरा आगे बढ़ता रहा, मंदिर और पूजा से लेके हर जगह पे अग्नि का कलर भी केसरिया कलर है, उसको भी यदि डिम्पल जी ये कहें कि जंग का कलर है और जब जंग लग जाती है तो वो पहन के जाते हैं, ये सब चीजें इतने घटिया स्तर पे जो हताशा हो रही है
जो उनको लग रहा है कि हम 100% हार रहे हैं, ये उसके लिए इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और हम बहुत ठीक है, वो तो नतीजे बताएंगे। सत्येंद्र यादव साहब, भीड़ को लेकर के चूंकि आप बार बार बात करते हैं, तो आप, मेरा सवाल कुछ और होता है, भीड़ का जिक्र आप करते हैं, तो आज मैंने सोचा है कि आपसे पहले भीड़ वाला ही सवाल पूछ लूं। छठे चरण में जो चुनाव प्रचार आपके नेताओं ने किया, उसमें भीड़ ज्यादा दिखी? बिल्कुल, भीड़ से पहले मैं एक काउंटर जो है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं इस वक्त, उन्होंने दो बातें कही और बहुत ही कंफ्यूजन वाली बातें हैं। एक तरफ केसरिया रंग को लेकर जो बात कही वो पुरानी बात हो गई, लंबा समय हो गया, ये आज की बात नहीं है, ये कई दिन से पहले की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप लोग लाल टोपी को ड्रामा कंपनी बताते हो तो शर्म नहीं आई आपको? आपको लज्जा नहीं आई इस क्रांति के रंग का अपमान करते हुए? आज केसरिया रंग की बात कर दी तो आप उठा गए, आप एकदम घबरा गए कि ये क्या बोल दिया। पहली बात। नहीं, केसरिया रंग को जो कहा गया सत्येंद्र यादव, सही कहा गया क्या? नहीं, अरे भाई केसरिया रंग ये बताइए, उन्होंने जंग का रंग कहा था, उन्होंने ये तो नहीं कहा केसरिया रंग, उन्होंने कहा जंग का, जो जंग लग जाती है। और दूसरी बात, आगे का सेंटेंस सुनाऊं आपको, आगे का सेंटेंस बताऊं आपको, यदि आपको समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा सीएम जो कपड़ा पहनते हैं उसका कलर जंग से मिलता है, तो आपको कौन सा कलर समझ में आ रहा है? वो केसरिया नहीं है। अब आप अगर कैमरे में घुस पड़ेंगे तो क्या आपकी बात सही हो जाएगी? आप नौटंकी करके एक्टिंग, चलिए अब रंग में नहीं पढ़ते, रंग वाली सियासत में नहीं पढ़ते, रंग वाली सियासत में पढ़ेंगे तो आज थोड़ा कम वक्त है हमारे पास। सत्येंद्र यादव साहब, भीड़ पर जल्दी से आ जाइए। मेरा काउंटर खत्म नहीं हुआ अभी, कुंदन जी प्लीज। दूसरी बात, इन्होंने जो संघमित्रा मौर्य जी की बात कही है, ये गुंडा पार्टी जो है, चारों तरफ से गुंडई शुरू कर दी है, सिर्फ और सिर्फ गुंडई के बल पर ये सत्ता फिर से हासिल करना चाहते हैं। जब तक इनके घर में, इनके परिवार में लोग होते हैं, इनकी पार्टी में लोग होते हैं, तो परिवारवादी नहीं है। अब जब इनने गुंडागर्दी चालू कर दी और एक महिला जब अपने पिता के लिए और एक लोकप्रिय एक राजनेता के लिए जब वो आवाज उठा रही है, जिस तरह से इनकी गुंडे, आप देखिए, खून बहा है, खून बहा है, इनको माफी मांगना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये गुंडा पार्टी, ये गुंडे लोग, ये गुंडों को ये शर्म नहीं आई इस हमले को करते हुए? एक महिला जब भारतीय जनता पार्टी की सांसद न्याय की बात करती है तो ये परिवारवाद कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये तय नहीं हुआ है कि वाकई किसने हमला किया है। अरविंद जयतिलक जी, हमें बताइए कि ये जो कथित हमला है, मैं कथित ही बोला क्योंकि कंफर्म नहीं है कि किसने हमला किया। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत चलती रहती है, लेकिन इस कथित हमले ने क्या बीजेपी को डेंट किया है? खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कंफर्टेबल हो गया ये हमला? कुछ वोट उनके पाले में चले जाएंगे? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो हम लोग उसको उसी संदर्भ में देखेंगे जैसे करहल में एसपी सिंह बघेल पर हुआ और भाजपा कह रही थी कि इसका सहानुभूति का लाभ मिलेगा, तो आप इसको जोड़ करके इसी फ्रेम में यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि हकीकत क्या है। बिल्कुल, लेकिन सवाल इतने तक सीमित नहीं है। यह जो चरण में चुनाव होने जा रहा है कुंदन जी, इससे तय हो जाएगा कि लखनऊ की हुकूमत और बागडोर जो है किसके हाथ में रहेगी, क्योंकि यह क्षेत्र जो है ढेर सारे नेतार्थों को समेटे हुए है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की इसमें कई तरह के लिटमस टेस्ट होंगे। बिल्कुल, मसलन कुछ दलों के बड़े शीर्ष नेता जो इधर से उधर छलांग लगाए हैं, उनको भी जनता जो है बखूबी जो है अपना निर्णय सुनाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो क्षेत्र है, इसमें मैं आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से देखता हूं तो मैं देखा कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, जिसको हर चरण में अंडर एस्टिमेट किया गया है, यहाँ जो है बहुत मजबूत है। उसका कारण यह है कि 2012 के जब आंकड़ों को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का भी जो है बहुत अधिक नुकसान हुआ 17 की अपेक्षा। और जो है फिर आप बसपा का देखेंगे तो लगभग उसी पर 23% 12 में भी पाती है और 23% जो है 17 में भी पाती है। और सीटों के नुकसान में देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी इधर 32 सीट जीती थी 2012 में, वह 2 सीटों पर आ जाती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी 9 सीट जीती थी 5 पर। यानी बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे अच्छा करेगी, मेरा मानना है। हाँ, चूंकि समाजवादी पार्टी जो है छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन की है, अगर वह जातीय समीकरण अगर बेहतर स्थिति में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो है वो राजनीतिक बढ़त लेती दिख जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि यह जो क्षेत्र है जो है यह बहुत गरीब क्षेत्र माना जाता है अपेक्षाकृत अन्य हिस्सों के। तो ऐसी स्थिति में जो लाभार्थी जो है, जो जैसा कि भाजपा कह रही है कि यह हमारा जो है काफी मददगार साबित होंगे,
इसका भी लिटमस टेस्ट होगा। तो जी। कुल मिलाकर यह क्षेत्र जो है एक मायने में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3 दशक तक कभी कोई यूपी का मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है और इस बार जो है मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनकी भी जो है परीक्षा जो है यहाँ की जनता लेगी। तो यह जो है पूरा क्षेत्र जो है ढेर सारे नेतार्थों को समेटे है और काफी हद तक जो है तस्वीर यह साफ कर देगा। कुंदन जी बिल्कुल, जावेद अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद अहमद साहब, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी किस्मत दांव पर रहेगी। मेरा सवाल यह है कि क्या जीत की हैट्रिक वो लगा पाएंगे और इस फेज में कांग्रेस खुद को कहां देखती है, क्योंकि वही एक सीट थी जहां पर जीत पाई थी कांग्रेस। इस बार कांग्रेस कहां देखती है खुद को? नहीं, निश्चित तौर पे पिछले 2 चुनाव में हमारे आदरणीय अध्यक्ष लल्लू जी जो है वहां से विधायक रहे और आपने देखा होगा कि पिछड़े को, गरीब को, शोषित को, वंचित को हमारी उत्तर प्रदेश, जबकि भारत का जो है एक बड़ा प्रदेश है, यहीं से पूरे देश की राजनीति तय होती है और कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया और आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ वो मुखर होकर के हर जगह पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, चाहे वो शिक्षार्थियों पर लाठी बरसी हो या हाथरस का कांड रहा हो या उन्नाव का मामला रहा हो या लखीमपुर खीरी का मामला रहा हो या गन्ना किसानों के लेकर के कोई मामला रहा हो। ये जो बेल्ट है, जो छठे चुनाव की बात हो रही है, बिल्कुल हमारी एक सीट थी और समाजवादी पार्टी जबकि इतनी बड़ी पार्टी 3-4 बार सत्ता में रही, उसके बावजूद भी उनकी 4 सीटें आई थी और जनता ने झोली भर भर के वोटों की जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिया। सिर्फ इसलिए दिया था कि आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश भी आप लोग दे दीजिए ताकि मैं इंजन को डबल कर दूं और जो है विकास वहां तक पहुंचा दूं, गोरखपुर में विकास पहुंचा दूं, आपके जो है कुशीनगर में इस इलाके में विकास हुआ कि नहीं? जावेद अहमद साहब, इस इलाके में विकास हुआ कि नहीं? आप सुनिए, हमारे आदरणीय योगी जी जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं, जबकि वो वहां पर 3-4 बार के वो सांसद भी रहे, वैसे ही 60-65 बच्चों की इंसेफ्लाइटिस में मौत हो जाती है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में। उसका जवाब आज तक नहीं निकल करके आ पाया। जो लोग छुट्टी पे थे उनको बर्खास्त कर दिया गया और जो लोग ड्यूटी पर थे वो वैसे ही राजमान। जावेद अहमद साहब, उसी इंसेफ्लाइटिस पर कंट्रोल की बात भी तो कहते हैं मुख्यमंत्री। वो कहते हैं कि हमने 95% कंट्रोल कर दिया इंसेफ्लाइटिस पर, जिससे कई दशकों से बच्चों की मौत होती आ रही है। उसमें हमने जो अभियान चलाया, स्वच्छता का अभियान चलाया, सैनिटेशन का अभियान चलाया, वैक्सीनेशन का अभियान चलाया, उससे बहुत कामयाबी मिल गई। देखिए, ये प्रचार तंत्र की सरकार है, ये आंखें छीनकर चश्मे दान करते हैं। ये जो किसानों को रौंद देते हैं उनके बाप के साथ तो ये बगल में खड़े होकर के जो है दूरबीन से देखते हैं कि कहां पर जो है क्रिमिनल बैठे हुए हैं। तो इनकी कथनी और करनी जो है जाहिर है उत्तर प्रदेश बना दिया। क्या लाभार्थी वर्ग इस बार आपको चुनाव में इस फेज में बहुत ज्यादा वोटों में तब्दील होगा और उससे लाभ मिलेगा बीजेपी को? देखिए, आपके इस प्रश्न को जवाब देने से पहले 1 मिनट और लूंगा। जो इन्होंने कहा, आपने प्रश्न पूछा कि ये खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ, ये बीमारी कम हुई कि नहीं हुई। जैसे ही आपने ये प्रश्न पूछा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने तुरंत का तुरंत वो लखीमपुर वाले मैटर पे आ गए। यही इनका विपक्ष है, जवाब देना नहीं चाहते। आप बताओ ना यहाँ पे कि हाँ ठीक हुआ, हमारे यहाँ रोड बनी, हमारे यहाँ 24 घंटे लाइटें आ रही हैं, क्यों नहीं आप कह रहे हो ऐसा? इसलिए केवल कि आपको विपक्ष हो खड़ी लाइट आ रही है। अरे सत्येंद्र जी यहाँ पे चैनल पे आके गुंडाई मत किया करो। चैनल पे आके गुंडाई करने की जरूरत नहीं है। आप रोज आके इसी चैनल पे कोई गुंडाई नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए आप ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ, सत्येंद्र जी बोल रहे थे तो मैं कुछ बोला था क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा सुन लीजिए सत्येंद्र साहब, सुन लीजिए। आदत ही नहीं है इनकी ऐसे सुनने की। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, इस चरण के अंदर हमने गरीबों के अंदर, जिसको बिना भेदभाव के कौन व्यक्ति है, किसने भोजन मांगा, किस जाति का है, किस धर्म का है या कौन है, सबको लगातार 1-2 दिन नहीं, लगातार 2 सालों तक दिया है। और उसने देखा है कि किस तरीके से पिछले 5 सालों में या उसके पहले लोग आकर उसके ऊपर आक्रमण करके गुंडाई दिखाते रहे। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर और भोजन तक जब हमने दिया है तो हमको लगता है कि हमने कुछ काम किया है। हमने यदि आस्था का विषय भी रखा है तो हमने विकास भी किया है। और ऐसे मुद्दों के ऊपर जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक नहीं हुए, उन सब मुद्दों के ऊपर आज ये हमसे कहते हैं कितने लोगों को रोजगार दिया। हर बार ये पूछते हैं। इनका जब 5 साल था तो 2,08,000 लोगों को रोजगार दिया अखिलेश यादव जी ने। उससे पहले मायावती जी ने
97,000 लोगों को रोजगार दिया था और हमने 4,75,000 लोगों को रोजगार दिया और इनके 2,08,000 रोजगार में 4 बार भर्ती आयोग भंग किया गया। और अनिल यादव को ये भूल गए होंगे, सत्येंद्र यादव जी, जिनके ऊपर हाईकोर्ट ने कहा कि ये अखिलेश यादव और जितने बड़े लोग हैं उनके बीच के कमीशन लेते हैं। तो ये लोगों का जिस तरीके का चरित्र, जिस तरीके की आदतें, और 13 लाख लैपटॉप मंगाकर 6 लाख लैपटॉप दिए और बाकी के 7 लाख लैपटॉप कहां चले गए, कौन सी गंगा में चले गए, कहां पे गमन हो गया, ये बताएंगे नहीं ये लोग। 12 करोड़ 85 लाख रुपए का। हाँ। मेरा ये कहना है जब भी आप इनसे क्वेश्चन पूछोगे ये एक ठीक है सत्येंद्र साहब, मैं जवाब ले लेता हूं। सत्येंद्र साहब ये जो सवाल उठा रहे हैं शुभेंदु अवस्थी साहब, इसका तो जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा सवाल है, उसका मैं उम्मीद करता हूं आप जवाब देंगे। जो लाभार्थी वर्ग है और इस चरण में उनकी संख्या ज्यादा है क्योंकि ज्यादा गरीबी इस इलाके में, जो लाभार्थी वर्ग का जिक्र अरविंद जयतिलक ने किया, वो लाभार्थी वर्ग आपको क्यों वोट देगा? देखिए ऐसा है, जो लाभार्थी वर्ग है, लाभार्थी वर्ग को कुछ नहीं मिला है। ये परसेप्शन सिर्फ सरकार का, ये झूठा परसेप्शन तैयार हो रहा है। सच्चाई ये है कि जिस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, आप भी जानते हैं राशन कार्ड में, उसको इस वक्त पुराने जो चावल होते हैं वो दिए जाते हैं, जो मिक्सिंग होती है पत्थर कंकड़ होता है। और आपने देखा होगा जो तेल दिया जाता है वो अंडी का तेल दिया जाता है, सरसों का तेल नहीं होता है, अंडी का मिक्स तेल होता है। इससे 67 लोग बीमार हुए हैं उत्तर प्रदेश का। ये सरकार का आंकड़ा इनको मालूम होगा अच्छी तरह से। और जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, ये सरकार पे सवाल उठाने के बजाय कोई भी, ये पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, ये सिर्फ सरकार का लीपापोती करेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने रोजगार की बात कही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 4,75,000 इन्होंने आज बताया है। पिछली डिबेट पे ये हमारे साथ बैठे थे, वहां 6 लाख बताया था। उससे पहले जहां बैठे थे वहां मैं रिकॉर्ड के साथ बोलता हूं, यदि मैंने 6 लाख बोला होगा ये खुद फंस जाते हैं, ये खुद फंस जाते हैं। ये रोजगार के झूठे आंकड़े। सत्येंद्र यादव वो तो अधिकारी का आंकड़ा है ना, इनकी जालसाजी अधिकारी। सत्येंद्र यादव साहब आप देखिए, आप अगर बोल दीजिएगा कि अखिलेश यादव ने 4 लाख नौकरी दी, ये हरे दूसरा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फर्जी बात करते हैं। अगर शुभेंदु साहब कह लेंगे 7 लाख सरकारी नौकरी दे दी, तो वो भी लोगों को पता है। तो अधिकारी के आंकड़ों में देखिए गड़बड़ झाला कोई नहीं कर सकता। खत्म होने दें। आपने 4 बार आयोग क्यों भंग किया, बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रवक्ता अलग अलग आंकड़े देता है। इन्हें खुद ये नहीं पता है कि इन्होंने रोजगार दिया है कि नहीं दिया है। और इन्होंने जो बात की है, जो यादव से उसकी बात कर रहे थे, जवाब दो, भर्ती बोर्ड की, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने ओबीसी कैटेगरी को जनरल कैटेगरी को ओबीसी कैटेगरी में डाला। आप ये देखिए, इन्होंने अधिकार छीने हैं, ये फ्रॉड किए हैं। 5 साल से फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, 5 साल से फ्रॉड कर रहे हैं। सत्येंद्र यादव साहब इस फेज को लेकर के, इस फेज, सत्येंद्र यादव साहब सुनिए ना, के साथ कर रहे हैं, सुनिए ना, ठीक है नहीं है। सत्येंद्र यादव साहब मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं। इस फेज के लिए कुछ ऐसा मसला है जिसके आधार पर जनता आपके फेवर में वोट करेगी? इस फेज के पूर्वांचल में मेडिकल फैसिलिटी से लेकर एक्सप्रेसवे से लेकर पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश की तरक्की से जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी सेक्टर में जो हम रोजगार डेवलप करने जा रहे हैं, पूर्वांचल को बड़ी तादाद में जोड़ा जाएगा, वहां की गरीबी पे काम किया जाएगा। इनके फर्जी जालसाजी वाले आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे टीवी पर। और जो टीवीसी के विज्ञापन ये चलाए जाते हैं प्रत्येक दिन के प्रवक्ताओं द्वारा, ऐसा हमारी सरकार में नहीं होगा। माननीय अखिलेश यादव पहले 100 दिन में फर्स्ट 100 डेज का एक हमारा विजन जो है, एक पूरा खाका तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जल्द से जल्द जिन पर काम करना है, महंगाई को लेकर काम करना है, रोजगार को लेकर काम करना है, मेडिकल फैसिलिटी आप देखिए, इन सभी चीजों पर काम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन ये जालसाजी, फर्जीवाड़ा, ये सब नहीं होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अरविंद जयतिलक साहब हमें बताइए कि इस बार की सरकार को हमने देखा, जनरली कहा जाता है, परसेप्शन ये रहा है सरकारों को लेकर के, हालांकि आप अगर एक शब्द भी आपने सरकार की तारीफ में कह दिया तो सत्येंद्र यादव आपको कह देंगे कि भाई जो कहा अभी डिबेट में आपके कहने के बाद, हालांकि न्यूट्रल बात होनी चाहिए। नहीं न्यूट्रल बात, सत्येंद्र यादव साहब
जो अगर नहीं, सत्येंद्र यादव साहब आप थोड़ी तय करेंगे। सत्येंद्र यादव आप थोड़ी तय करेंगे कि अरविंद जयतिलक क्या कहेंगे। नहीं, सत्येंद्र यादव आप थोड़ी तय करेंगे। सत्येंद्र यादव ना आप तय करेंगे ना सर्टिफिकेट देंगे। अच्छे काम सभा के सत्येंद्र यादव साहब, अगर 10 भाजपा के बताएंगे तो। नहीं, सत्येंद्र यादव साहब आपको तय नहीं करना है कि अरविंद जयतिलक साहब क्या कहेंगे और सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं, अब आप सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, मैंने तो कह दिया। सत्येंद्र यादव सुन लीजिए ना। अरविंद जयतिलक साहब, मैंने ये ऐसा फील किया है कि पिछले 5 साल में मैंने देखा है कि पश्चिम को लेकर के जो सरकारें रहती थी वो पश्चिम सेंट्रिक होती थी, वहां पर विकास को लेकर के तमाम चर्चाएं होती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या पूर्वांचल को लेकर के ज्यादा फोकस रही? क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर और गोरखपुर मंडल में जितने जिले हैं वहां का दौरा करते रहे, तो क्या पूर्वांचल को लेकर के ज्यादा फोकस थी योगी सरकार? इसका फायदा मिल सकता है क्या? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से देखिए, जिस इलाके से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है, हम तो देख रहे हैं काफी समय से वह इलाका जो है कहीं ना कहीं जो है वहां की जनता जो है अपने मुख्यमंत्री के प्रति या अपने क्षेत्र के नेता के प्रति समर्पित रही है। यही वजह है कि जो है आप देखेंगे कि पश्चिम में जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो माना जाता है कि जो समाजवादी पार्टी जो है इस क्षेत्र में काफी अच्छा करेगी। और जैसा कि पहला, दूसरा, तीसरा चरण में भी कहा गया कि कहीं ना कहीं वो बढ़त लिए हुए, वो तो अब मतगणना के बाद पता चलेगा। स्वाभाविक रूप से देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बराबर जाते रहे। कोई भी ऐसा जिला बचा नहीं है जहां पर कि 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं गए। अयोध्या, काशी, ये क्षेत्र भी जो है कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल में पड़ता है और काफी कुछ जो है यहाँ के जनमानस को प्रभावित करता है। चूंकि मोदी जी भी बनारस से ही आते हैं और कई बड़े नेता जो है, जो केंद्रीय मंत्री है, तकरीबन सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो इसका लाभ स्वाभाविक रूप से मिलने जा रहा है, मेरा मानना है। रही बात की जो लाभार्थियों की बात हो रही थी, तो आप किसी भी समाज के, राष्ट्र की संरचना में अर्थ की बड़ी भूमिका होती है। जब किसी के हाथ में पैसा जाता है, किसी के घर में अनाज जाता है, वो भी मुफ्त जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया किसी भी सरकार के लिए सकारात्मक होती है। अब अगर सत्येंद्र जिसको लिपापोती कहें सच बोलने को, तो इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है कि कोई भी भाजपा हमला करे, ये भी हमला करे, लेकिन हम आप कुंदन जी सच को सच ही कहेंगे, चाहे जितने भी हमले होते रहे। अगर लोग सड़कों पर दम तोड़ते हैं, अगर लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ते हैं, उसको भी आपको बताना चाहिए, अगर आप सच में वरिष्ठ पत्रकार हैं। अदरवाइज आई ऑब्जेक्ट दिस। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, सत्येंद्र यादव साहब, कि आप दोनों बातें बताएं, दोनों बातें। जो राशन जा रहा है, कोई आप नहीं, तो आप भाजपा की सरकार की 5 तारीफ कर दीजिए ना सत्येंद्र यादव साहब। सत्येंद्र यादव साहब, जब बैलेंस की बात होती है तो भाजपा की सरकार ने 5 साल में 5 तो बेहतर कोई काम किया होगा, बता सकते हैं क्या आप? छीना गया है। जिस घर में 45-50 हजार का नहीं बताएंगे आप, नहीं बताएंगे आप। जावेद अहमद, एक से ये संख्या बढ़ने वाली है क्या? 2017 के मुकाबले 1 से संख्या बढ़ी है क्या इस फेज में? निश्चित तौर पे बढ़ी है। जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका गांधी जो है हर जगह जा रही हैं, बलिया जा रही, मऊ जा रही हैं, आज आजमगढ़ भी गई थी और जौनपुर, बनारस, हर जगह का जो दौरा उन्होंने लगाया, निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे जो भीड़, जो जन समर्थन मिल रहा है वो वोटों में तब्दील होगा। बार बार यही होता था, कांग्रेस पार्टी पे एक सवाल उठाया जाता था कि इनके साथ तो भीड़ नहीं आती, जनता नहीं आती, लेकिन हर जनता के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है, उसका 5 साल खड़ी रही है, उसका कहीं ना कहीं तो निकलेगा। दूसरी चीज, 2017 और 2022 के चुनाव में मुद्दे अलग हैं। 2017 में गाय का मुद्दा था, काफी भुनाया गया, लेकिन वही गाय 2022 के मुद्दे में आप देखिए तो इनके जान का जंजाल बन गई है। लोग, किसान जो है आधी रात तक जो है छुट्टा पशुओं को रखा रहे हैं, तो किसान इनको वोट थोड़ी डालेंगे। 5 किलो अनाज पा रहे, 50 किलो चर जा रही है गाय, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और कोरोना काल में सरकार के पास अवसर था, अगर ये सिलेंडर बांट देते और कोरोना काल में जो है सही तरीके से जो दुर्व्यवस्था हुई उसको रोक लेते, अस्पतालों में बेड अवेलेबल करा देते, रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोक लेते, तो निश्चित तौर पे भाजपा जो है अपनी बढ़त बनाए रखती। लेकिन अब इनकी बढ़त जो है वो क्रम वाइज घट रही है, चरण वाइज घट रही है, जिले वाइज घट रही है, और घटते घटते ये जो है ये सरकार नहीं बना रहे हैं। ये निश्चित है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, पूर्वांचल में भी कोरोना मैनेजमेंट कोई बड़ा मसला है क्या शुभेंदु साहब? अच्छा, नहीं सब, मैंने तो ये कांग्रेस के उनसे क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस सरकार बना रही है?
निश्चित तौर पे बना रही है, निश्चित तौर पे आप देखिएगा 10 मार्च को बिना कांग्रेस के समर्थन में कोई सरकार पार्टी गठबंधन सरकार बना रहा है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी क्या? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्येंद्र यादव साहब, कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी क्या? खुराना साहब हार रहे हैं। जावेद अहमद कह रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन जो है सरकार बना रहा है। सत्येंद्र यादव साहब, सत्येंद्र यादव गठबंधन की बात आप कह रहे हैं और जावेद अहमद साहब कह रहे हैं उनके सपोर्ट के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, तो बीजेपी में तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की? देखिए, समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, हमारा बहुमत का आंकड़ा पूरा हो चुका है। और ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार रहे, खुराना साहब चुनाव हार रहे और बहुत सारे लोग चुनाव हार रहे। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश 10 तारीख भी आएगी, आप सुन लीजिए, अब सत्येंद्र जी आप सुन लेते हैं ना, को मूर्ख बनाने का काम किया था, ठीक है, इनकी कलई खुल गई है भाई। कुछ बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन लेते हैं, लोगों को जालसाजी। शुभेंदु साहब जवाब दीजिए, शुभेंदु साहब जवाब दीजिए। अंजलि जी, हमारे को इस तरीके के जो लोग टीवी डिबेट करते हैं, ना आदत है, ना सुनने की है, ना हमको है, ना। अरे आप इतने बड़े आदमी नहीं है, थोड़ा आप बात करिए, टीवी डिबेट पे बात हो रही भाई, क्यों घबरा रहे हैं शुभेंदु जी? अरे आप बात करिए, डिबेट में आप बैठे हुए अपनी अपना पक्ष रखिए। आप ये क्यों बता रहे हैं कि आप राजशाही परिवार से हैं? आप, अरे आप राजा नहीं है कोई, एक आम नागरिक की तरह डिबेट में अपनी पार्टी तो लोकतंत्र है, राजशाही है भी नहीं। अपने आप शुभेंदु जी को सुन लेते हैं, सत्येंद्र जी आप सुन लेते हैं, सत्येंद्र जी आप थोड़ा मत बताइए कैसे आप अब वाइंड अप करने हैं प्रोग्राम को, थोड़ा एक एक कमेंट ले लेते हैं। शुभेंदु जी देखिए, सत्येंद्र यादव जी की जो निराशा है, हताशा है, और वो समझ में आ रही है, और 10 तारीख के बाद उनको भी समझ में आ जाएगी। मैं तो बड़े सीधे शब्दों में सत्येंद्र भाई जी को एक ही बात कहता हूँ कि इतनी गर्मी ना निकालो कि 10 तारीख के बाद चेहरा ना दिखाना दे पड़े। मैं तो आज भी बड़े सम्मान के साथ आपको कहता हूँ कि ये बड़ा चैनल है, और बड़े चैनल के ऊपर सज्जनता से आप बात कह सकते हो, हम भी कह रहे हैं। आप गुस्सा करो, हम भी गुस्सा करें तो लगेगा क्या, पब्लिक क्या देखेगी? मैं खाली एक ही चीज कह रहा हूँ कि हमने 5 साल काम किया है, आस्था और विकास पे काम किया है, और दोनों पे आस्था और विकास के काम होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि सरकार हमारी बनेगी, और बहुत अच्छे वोटों के साथ, बहुत अच्छे सीटों के साथ हम आएंगे। यही मेरी आशा है, और यही हमको जनताओं के बीच में दिखता है। बाकी ये क्या कहे, और एक बात और कहूंगा अंतिम में जाते समय, जो अभी छुट्टा जानवर के लिए कह रहे थे कि हमने सपा के जितने छुट्टे गुंडे थे उनको तो बंद कर दिया है, और सरकार जब आएगी हमारी फिर बहस आगे बढ़ जाएगी। अरविंद जयतिलक गुंडों की बात करो, मैं गुंडों की बात करूं, और जानवरों को भी हम आगे आने वाली सरकार में व्यवस्थित करें। के गुंडों को बंद किया है, टेनी को बंद करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। चलिए, मैं अरविंद जयतिलक साहब से एक सवाल लेना चाहता था, लेकिन बताया जा रहा है कि वक्त खत्म है इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कल 57 सीटों पर 10 जिलों में वोटिंग होनी है। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता, करीब 650 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में अपना मत कैद करके कर देंगे। 10 तारीख को नतीजे आएंगे, और उसके बाद सिर्फ एक फेज की वोटिंग बच जाएगी, और उसके बाद नतीजों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।